हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSC T20 चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है लायंस और वॉरियर्स के बीच में। तो ये है प्ले ऑफ, ठीक है। मतलब ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो डॉल्फिन्स के साथ खेलने, जो कि हमने कल भी बताया हुआ था। अगर आपको समझ में नहीं आया कि वॉरियर्स किस तरह से आई है, हालांकि समझ में तो आ जाना चाहिए अभी तक, वो है ये कि वॉरियर्स कल के मैच डे के पहले तक भी तीसरे स्थान पर थी, ठीक है। अगर उनको वहाँ से हटाना था तो टाइटंस को जीतना था या फिर कम से कम 1 पॉइंट हासिल करना था, जो कि वो कर नहीं पाए थे। और इसीलिए वॉरियर्स यहाँ पर पहुँच गई है। और लायंस तो वैसे भी दूसरे स्थान पर थे और कल का मैच और वो जीत भी गए थे, तो दो दूसरे स्थान पर ही बने रहे। और डॉल्फिन्स ने भी अपना मैच जो है जीता और वो फाइनल पे पहुँच गए। मतलब यही है कहानी। अभी यहाँ पे कुछ पिछला कैलकुलेशन क्या हुआ था, पिछले मैचेस में क्या हुए थे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी टीम जीतेगी फाइनल पे जाएगी, जो भी टीम हारेगी बाहर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेदर बिल्कुल क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो आपको 2-2 की बराबरी से रहते हुए दिख जाएगी ये दोनों ही टीमें। अगर हम बात करें इस फिक्सचर में क्या क्या होता है, तो पहले 2017 से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर मैच छोटा छोटा हो गया था। पहले के जो 2 मैचेस हैं, मतलब इन जो 4 मैचेस में आपको दिखाऊंगा रिसेंट जो सालों में हुए हैं, उनमें से पहले 2 मैचेस वॉरियर्स की टीम जीती है और रिसेंट जो 2 मैचेस हुए हैं वो लायंस की टीम जीती है, ठीक है। तो जीती है पहला मैच 133 स्मट्स, साथ में फॉर्चून का विकेट, मल्डर का विकेट। लायंस ने 10 ओवर में बना दिया 92। रीजा हेनरिक्स और स्मट्स के यहाँ पर कुछ विकेट्स भी थे और वॉरियर्स ने डगलस लुईस यहाँ पर जीत कर लिया। स्मट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से इनका नाम है। अगला मैच यहाँ पर लायंस ने बनाया था 144। फिर से आपको रीजा हेनरिक्स के कुछ स्कोर्स दिख जाएंगे। प्रिटोरियस के साथ बबूमा का भी स्कोर है। स्मट्स के फिर से यहाँ पर विकेट। वॉरियर्स ने 14 ओवर में ही यहाँ पर जो है रन चेस कर लिया, जिसको लीड किया था ब्रिट्स के जो खेलते थे। और क्लोट ने फॉर्चून का यहाँ पर भी एक विकेट था, यहाँ पर भी एक विकेट है। और रीजा हेनरिक्स के परफॉर्मेंस आपको दिख जाए हैं। स्मट्स को यहाँ पर बैटिंग ज़्यादा मिली नहीं थी, लेकिन बॉलिंग से एक विकेट निकाला था। पिछले सीजन का फाइनल फिर से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 203 रन बनाते हुए लायंस की टीम। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 मैचेस हुए थे 10 ओवर में 92 तो सही स्कोर था, लेकिन 7 विकेट गिर गए थे। मतलब आप समझ सकते हैं बैटिंग में इश्यूज आए थे। यहाँ पर भी 144 बना 20 ओवर के बाद। लेकिन आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं, मतलब रिसेंट जो 2 मैचेस हुए हैं, अगर हम उनको कंसिडर करें तो पिछला बार जो फाइनल हुआ था ये दोनों टीमों के बीच में हुआ था। लायंस ने बनाया था 203, बबूमा का शतक था, डसन के स्कोर्स थे। वॉरियर्स ने बनाया था 192। इनका भी अच्छा बैटिंग यहाँ पर हुआ था। एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर वॉरियर्स ने अच्छी बैटिंग करी, 14 ओवर में 145 रन मैच जीत गए वो। यहाँ पर भी वॉरियर्स ने 17 ओवर में 133 रन बनाए थे। मतलब अगर पूरा मैच होता 160 के आसपास तो स्कोर जाना ही था। यहाँ पर वो मैच हार गए, लेकिन फिर भी 192। फिर से स्मट्स और फॉर्चून ये कंसिस्टेंटली आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर बबूमा और डसन भी आए हैं साथ में। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर 157 बनाया था वॉरियर्स ने। और याद होगा आपको इस मैच में आखिरी ओवर में ही शायद 3 विकेट गिराया था मगाला ने। तो जो भी हो, क्वेशेल और लुब्बे के स्कोर से लायंस ने यहाँ पर चेस कर लिया। डसन और बबूमा फिर से सेम स्कोरर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉमन परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो फॉर्चून यहाँ पर भी आपको थे, बाकी और कोई उस तरह से नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर खेले हैं जो पिछले फिक्सचर में नहीं थे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ये कह रहा है कि कभी ना कभी लायंस के बैटिंग में यहाँ पर इश्यूज आए थे, लेकिन रिसेंट 2 मैचेस में वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुके हैं, स्पेशली बबूमा के आने के बाद। और डसन, इन दोनों ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा हुआ है। वॉरियर्स की बैटिंग हमेशा ही अच्छी रही है। इवन जो आखिरी 2 मैच वो हारे भी हैं, वहाँ पर भी उनकी बैटिंग बुरी नहीं हुई है। और जो एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर सकेंगे कि आखिरी दोनों ही मैच में लायंस की जो बॉलिंग है, उन्होंने वॉरियर्स के 10 के 10 विकेट निकाले हुए हैं, ठीक है। अगर उन्होंने जहाँ पर 192 भी कंसीड किया था वहाँ पर भी 10 विकेट निकाले थे, और जहाँ पर 157 भी कंसीड किया वहाँ पर भी उन्होंने 10 विकेट निकाले। कुछ कॉमन नाम आ रहे हैं जैसे कि स्मट्स, फॉर्चून, जो कि मतलब शुरुआत के मैचेस से ही हैं। और रिसेंट मैचेस में बबूमा, डसन लगातार 2 मैच में इनके रन है। शुरुआती 2 मैचेस में हमने रीजा हेनरिक्स के भी कुछ रन देखे हैं। तो ऑफकोर्स ये तीनों सेफेस्ट पिक में ही होते हैं आपके। अगर डिवीजन में अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएंगे तो भी इनका नाम आपको मिल जाएगा। और अभी भी यहाँ पर इनका नाम आ रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन है कुछ ना कुछ। तो बबूमा के बड़े स्कोर्स भी, बड़ा स्कोर भी उन्होंने खड़ा किया था आखिरी बार जो फाइनल हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो ये है कुछ हद तक चीज़ें। जितना हमें समझ में आ रहा है कि वॉरियर्स यहाँ पे आउट क्लास तो नहीं हो रही है। वो भले ही हारी हो मैचेस, लेकिन आउट क्लास नहीं हुई है। बैटिंग से स्कोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं
ठीक है। और एक और जो चीज़ हमने नोटिस करी है कि रीसेंट मैचेस में लायंस की बॉलिंग बेटर हुई है, उन्होंने 10 विकेट भी निकाला हुआ है। तो जो जो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ इस हमें यहाँ से मिल रहा है, उसके बेसिस पर आपको दिमाग में ऑलरेडी एक टीम का स्ट्रक्चर जो है तैयार होना चाहिए कि बैटिंग से अच्छे परफॉर्मर्स हमें ले नहीं पड़ रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बैटिंग पे ही बन रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, लेकिन लायंस की बॉलिंग यहाँ पर अच्छी हो रही है। उन्होंने 10 विकेट निकाले हुए हैं रिसेंट मैचेस में। और उसके पहले जो 2 मैचेस आपने देखा होगा वॉरियर्स की टीम जीती थी, उन्होंने एक बार भी लायंस को ऑल आउट नहीं किया था। यहाँ पर शायद अगर मैच पूरा होता ऑल आउट तो हो जाते, लेकिन हुआ नहीं था और यहाँ पर भी नहीं हुआ था। लेकिन लायंस ने जब जीत हासिल करा तब दोनों ही बार उन्होंने टीम को ऑल आउट किया था वॉरियर्स को, ठीक है, रन चाहे कितना भी हो। अच्छा, तो ये है T20 मैचेस की कुछ बातें जो हमारे सामने अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है जिसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स अभी दोनों टीमों में खेलते हैं जिनके कोई नाम यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो पहले खेले नहीं थे। अगर हम मोमेंटम वनडे कप की बात करें तो मोमेंटम वनडे कप में भी हमें बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्लियरली आइडिया देता हूँ क्या होता है। इस सीज़न में भी मोमेंटम वनडे कप में 2 मैचेस हो चुके हैं, आपको पता होगा, क्योंकि लायंस और वॉरियर्स की टीम सेम ग्रुप पे थी। वहाँ पर भी जो चीज़ें हमें देखने को मिली बहुत हद तक सिमिलरिटी रही है हिस्ट्री से। हिस्ट्री क्या कहता है कि ये जो फिक्सचर रहा है ना, लायंस के बैटिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल फिक्सचर नहीं रहा है। रीजा हेंड्रिक्स एकमात्र टॉप ऑर्डर बैट्समैन हिस्टोरिकली आए हैं जिन्होंने कुछ बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं कभी कभी। इसके अलावा हमेशा ही हमें देखने को मिलता है कि लायंस की बैटिंग में हमें मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है आपके लिए हो गया, क्लियर सी बात है। अच्छा, दूसरी जो बात है कि वॉरियर्स का जो बैटिंग है वहाँ पर जॉन स्मट्स एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं हिस्टोरिकली। अगर वॉरियर्स की बैटिंग से हमें कोई नाम ढूंढना पड़े मोमेंटम वनडे कप में तो वो जॉन स्मट्स का ही नाम आता है। और जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द फिक्सचर में ही इनका नाम होता है, यहाँ पर भी है। लेकिन आपको पता ही होगा कि अभी जो फॉर्म पर वो चल रहे हैं, इसके बाद से बहुत लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब टीम में सभी रख रहे हैं, हो सकता है मैक्सिमम वाइस कैप्टन भी बनाए, कैप्टन काफ़ी कम लोग बना रहे हैं। मतलब हो सकता है कि सिलेक्शन परसेंटेज देख के कुछ लोग बना भी नहीं, लेकिन उस तरह से ज़्यादा प्रायोरिटी लोग नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये है। और इसके सिवाय वहाँ पर भी हमें मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लायंस की तरफ से भले ही ओपनरों में से कंसिस्टेंट कुछ नहीं आया है, लेकिन ये जो 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन है वहाँ से हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं। और इसीलिए अगर मैं एक नाम आपको बताऊँ मोमेंटम वनडे कप में जिनका नाम कंसिस्टेंटली मिला है लायंस की बैटिंग से, वो है डोमिनिक हेंड्रिक्स। और इस सीजन में भी जो 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी डोमिनिक हेंड्रिक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था मोमेंटम वनडे कप में, और नीचे बैटिंग में से जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनके, ठीक है। तो ये है ट्रेंड। और एक और जो बात है कि बॉलरों का यहाँ पर भी हमें दबदबा देखने को मिला है। रन चाहे कितना भी हो, विकेट्स यहाँ पे बराबर गिर रहे हैं। स्पेशली ऑफकोर्स लायंस की तरफ से तो ज़्यादा ही गिरेंगे जहाँ पर वो मैचेस जीते हैं। और जहाँ पर अगर मैं थोड़ा पुराना मैचेस की बात करूँ तो वहाँ पर वॉरियर्स के स्ट्राइक बॉलर्स ने भी अच्छा बॉलिंग यहाँ पर करा हुआ था। ओवरऑल यहाँ पर बॉलर का एक अच्छा रोल हमें देखने को मिलता है। अच्छा, और अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ नाम आपको बताऊं तो स्मट्स आपको बॉलिंग से भी यहाँ पर दिख जाएंगे मोमेंटम वनडे कप में। उनके साथ कोई एक पेस बॉलर, अगर मैं रिसेंट एक ट्रेंड की बात करूँ ना तो देखा गया है ये कि स्मट्स साथ में कोई एक स्ट्राइक बॉलर हमेशा ही वॉरियर्स की तरफ से उभर के आते हैं जो बंचेस में विकेट निकाल के देते हैं। अच्छा, आखिरी जो हेड टू हेड में T20 में हुआ था ना, अगर आपने वहाँ पर भी नोटिस करी होगी, स्मट्स तो यहाँ पर चलिए उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन एक स्ट्राइक बॉलर फिर से उभर के आए थे जिन्होंने 3 विकेट निकाला था। अभी जीका ने रिसेंट 2-3 मैच में बॉलिंग नहीं कराए हैं, तो पता नहीं बॉलिंग करवाएंगे या नहीं, टीम की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहा है, ठीक है। और यहाँ पे खास कुछ बताने के लिए नहीं है। आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के, अगर मैं आपको डिवाइड करवा दूँ तो लायंस ने हराया था कोबरा को। कल जो मैच हुआ था उन्होंने बहुत सारे अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया था, जिसका मतलब जो बनता भी था, क्योंकि लगातार मैचेस खेलने हैं और आज तो प्लेऑफ्स भी है। तो स्पेशली उनके जो बॉलर्स थे उनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। 3 फर्स्ट टीम के बॉलर्स को उन्होंने ड्रॉप करा था जो आज के मैच में वापस आ सकते हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसने भी काफ़ी अच्छा काम करा था उनकी तरफ से। कोबरा ने बनाया था 144, सिपामला फॉर्चून, सिबोटो मल्डर, इनके यहाँ पर परफॉर्मेंसेस थे। लायंस ने भी यहाँ पे जो है अच्छी बल्लेबाजी कर ली थी। रीजा हेनरिक्स आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर के तौर पे आए थे क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं था इसके पहले इस फिक्चर में, लेकिन उन्होंने अच्छा करा था बबूमा और मल्डर के साथ। और वॉरियर्स का जो मैच था नाइट्स को उन्होंने हराया था, 157 बना था, बहुत बड़ा स्कोर इन्होंने भी नहीं करा था। बैटिंग में इनके लिए इश्यूज बरकरार है। स्मट्स क्लोट ने सही शुरुआत दिया था और बीच में एंजॉय ने मैच को अच्छा खींच लिया था उन्होंने।
और नाइट्स को उन्होंने ऑल आउट कर दिया था 143 पर, जहाँ पर नाबे, जॉनसन, जॉर्ज और मखोसी के विकेट्स थे। ठीक है, तो ये हुए थे दोनों टीमों के आखिरी मैचेस। अभी देखिए ये तो हो गए सारे हिस्ट्री, ये हैं सारे ट्रेंड्स, ये हैं सारे रिकॉर्ड्स। अभी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, है ना। देखिए वॉरियर्स ने काफ़ी स्लो शुरुआत किया था। पहला मैच वो हारे थे नाइट्स के अगेंस्ट में, उसके बाद भी लगातार 2 मैचेस हारे थे। उसके बाद आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने जीत हासिल करा था। लायंस के अगेंस्ट में हारने के बाद लगातार जो 2 मैच वो हारे थे, वहाँ पर उनकी बॉलिंग बहुत ख़राब हुई थी। ठीक है, मतलब स्ट्राइक बॉलर्स विकेट्स ही नहीं निकाल पा रहे थे और बहुत ही आराम से जो सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो रन बना के चले गए थे। ठीक है, लेकिन आखिर के जो 2 मैचेस हुए हैं, एक में उन्होंने टाइटंस को हराया था और वही उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर अगर टाइटंस जीत जाती तो वॉरियर्स के पास और कोई चारा बचता नहीं यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन जो भी हो, टाइटंस को उन्होंने हराया और उसके बाद उन्होंने हराया नाइट्स को। दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है आउट ऑफ फॉर्म है, ये बिल्कुल ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाली बात है, इस पे आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉरियर्स की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट करें। स्पेशली नाबे, जिनका नाम को कहना ही पड़ेगा, दोनों ही मैच पर उन्होंने लीड किया था। ठीक है, बाकी आजू बाजू से मार्सेल जॉनसन और नॉर्थ ने तो विकेट निकाला ही है, वो तो निकालते ही हैं, लेकिन नाबे एक एक्स फैक्टर के तौर पर सामने आए हैं। एक और जो कॉमन चीज़ हमें देखने को मिली है वो है ये कि दोनों ही बार वॉरियर्स ने चेज़ मतलब डिफेंड करने के मामले में ये चीज़ हासिल करी है, दूसरे रिंग में बॉलिंग करके। तो यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ जो है हमें समझ में आ रही है कि वो चाहेंगे कि अगर वो टॉस जीतें तो पहले बैटिंग कर लें, उसके बाद 150 160 जितना भी टोटल बने और उसके बाद अपने जो बॉलर का स्ट्रेंथ है वो उनके सामने रख दें, ओपोनेंट टीम के सामने। ठीक है, बैटिंग में अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। आखिरी मैच पर स्मर्ट्स ने स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए। क्लोट ने स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए। एनजॉय पे का मतलब आखिरी मैच में रन बनाया था, मैंने कुछ ऐसे बताया हुआ था उसमें वीडियो में कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन स्टार्ट नहीं मिल रहा है और जहाँ पर उनको स्टार्ट मिला उन्होंने अच्छा करा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनके मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल भी ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जो आएंगे जाएंगे, ऐसे वाले प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन स्टार्ट भी मिलना जरूरी है। आपने नोटिस करा होगा क्वेशल, जहाँ पे उनको स्टार्ट मिला उन्होंने अच्छा करा, पिछले मैच में स्टार्ट नहीं कर पाए। स्टब्स 2-3 मैच से अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ा संभल के खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मतलब स्टार्ट होने से पहले ही मतलब उनकी गाड़ी डूब गई। एनजॉय पे को स्टार्ट मिला, उन्होंने भी ठीक ठाक करा। तो मिडिल ऑर्डर में रन्स हैं, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि नीचे जो बैट्समैन है, चाहे वो जिकवाने हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो जॉनसन हो, इनके पास भी बैटिंग आ रही है। तो वॉरियर्स के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, इनका रोल सिर्फ बॉलिंग पे नहीं बल्कि बैटिंग में भी आ सकता है, और इसीलिए इनको आपको तो अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। और इसमें आप डाउट मत करिएगा कि ये तो अगर विकेट नहीं निकाल पाए तो क्या होगा, क्योंकि ये आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करवा के दे सकते हैं। सही है, और वैसे भी आपने देखा ही है इस फिक्सचर में स्ट्राइक बॉलर्स का रोल अच्छा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको प्लेइंग यूनिट की बात करूँ तो देखिए क्लोट को मुझे नहीं लगता आज के मैच में आप मैनेज कर पाएंगे स्मॉल लीग में। अगर आपको इनको मैनेज करना है तो ऐसे किसी प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म पर हैं। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट्स एक और मैच जहाँ पर हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। वैसे तो देखिए बड़े मैच के प्लेयर हैं, पिछले सीजन में भी पिछली बार भी उतना खास कुछ नहीं कर पाए थे, पूरे टूर्नामेंट में रन्स बना रहे थे, इतना इनकॉन्सिस्टेंट तो नहीं थे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन फाइनल में जाकर शतक बनाया उन्होंने। उसके बाद एनजॉय पे क्वेशिल, लुब्बे। अच्छा, लुब्बे के बारे में एक चीज़ बताना ज़रूरी है। लुब्बे जो है ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आएंगे, ये जाहिर सी बात है। और एक और जो ऑब्जर्वेशन है मेरा कि लुब्बे ने मोमेंटम वनडे कप में भी हो या फिर ये जो आखिरी मैच हुआ था वहाँ पर भी अगर आप कंसिडर करेंगे, तीनों ही मैच पर, मोमेंटम वनडे कप का 2 मैच और यहाँ पर 1 मैच, तीनों ही मैच पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था बैटिंग से। बॉलिंग उनको कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन लायंस के अगेंस्ट में हमेशा ही उनका बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस आया है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी बॉलिंग में कितना मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं सिर्फ बैटिंग का ही कह सकता हूँ। उसके बाद स्टब्स ठीक ठाक कर रहे थे, सेकंड लास्ट मैच में तो बहुत ही अच्छा करा था। उस सेकंड मैच में भी आखिरी मैच पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी स्टार्ट करी थी, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। उसके बाद जिकमाने, मखोसी, यंसन, नाबे, नोकिया। यंसन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि ये भी अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं। हालांकि बॉलिंग से बहुत अच्छा तो नहीं करवा रहे थे सीजन के शुरुआत से, आखिरी 2 मैच में हालांकि विकेट निकाला, लेकिन उनके पास बैटिंग की भी एबिलिटी है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वॉरियर्स की तरफ से नीचे बैटिंग आ सकती है, तो उस मामले में जिकमाने के साथ यंसन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और साथ में नाबे और नोकिया तो हैं ही, हम देखते हैं आगे किस तरह से हम सबको मैनेज कर पाते हैं।
लायंस की तरफ से बात करी जाए तो रिकल्टन बिल्कुल भी आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। मतलब फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मोमेंटम वर्ल्ड कप में अच्छे टच पे थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं उनका क्या हो गया है। उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स, बबूमा, डसन, ये तीनों ही इस फिक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। बबूमा, डसन ने आखिरी दोनों ही मैच में रन बनाया। रिकल्टन एक लौते ऐसे बैट्समैन हैं मोमेंटम वर्ल्ड कप में, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जिन्होंने ओपनिंग पे खेलते हुए भी यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया है। कभी कभार कंसिस्टेंट नहीं है, रीजा हेंड्रिक्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन है कुछ रन तो इनके हैं ही। उसके बाद मोल्टर खेले थे पिछले मैच पर, लेकिन हो सकता है कि वो ड्वेन ब्रिजर से रिप्लेस्ड हो जाए। पोर्टगाइटर को टीम खिला तो रही है, लेकिन क्या रोल है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप इनको प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर खिला रहे हो तो प्रॉपर बैट्समैन की तरह ही खिलाओ, नंबर 4-5 में उतारो, लेकिन वो भी नहीं कर रही है, बॉलिंग भी नहीं दे रही है। कभी कभार तो इनके आगे फॉर्च्यून को भेज रही है। तो अगर पॉसिबल हो तो मुझे लगता है कि पोर्टगाइटर को ड्रॉप करके आप मल्डर और प्रिटोरियस दोनों को ही खिला लो, प्रॉपर ऑलराउंडर भी हो जाएंगे और सही से इस्तेमाल भी आप कर लोगे। लेकिन देखना पड़ेगा क्या करती है, क्योंकि अगर पोर्टगाइटर अगर एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं तो उनको मुझे लगता है आगे ही भेजना चाहिए, 5 तक तो भेज ही देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी टीम को भेज नहीं रही है। उसके बाद फॉर्च्यून मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं इस फिक्चर में, और इनको कभी भी आपको दिख सकता है ये बैटिंग में प्रमोशन ले सकते हैं इनको, और बैटिंग ये अच्छी खासी कर भी लेते हैं। ये तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाला बात है, तो मेरे लिए मस्ट हैव है ये। उसके बाद रबाडा ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे सिबोटो की जगह पर। बॉरन हेंड्रिक्स और हासब्रॉक खेले थे, हासब्रॉक का कोई रोल नहीं आया था, बॉरन हेंड्रिक्स वापस आएंगे। मगाला, फंगीसो, एक चांस ये भी ले सकती है टीम कि बॉरन हेंड्रिक्स, हासब्रॉक दोनों को बाहर करे और सिपामला को खिलाए। सिपामला वॉरियर्स के होकर खेलते थे, आखिरी मैच पर भी आपने देखा उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी थी, डेथ ओवर में बॉलिंग मिला था, विकेट भी निकाला था। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लायंस की बॉलिंग लाइनअप में, तो हो सकता है कि मौके ना ही मिले, लेकिन चांस है। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेयर मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैंने तो यहाँ पर बता दिया, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क होगा अगर आप इन तीनों में से किसी को भी छोड़ते हो तो क्रेडिट बचाने के लिए होगा, किसी और रीजन के लिए। उसके बाद फॉर्च्यून, ये हो गए 5। छठे जो प्लेयर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मगाला, ठीक है। मगाला का पुराना टीम है वॉरियर्स, ये आपको पता ही होगा, और इस सीजन में जितने भी मैचेस में खेले हैं मगाला, हर मैच में उन्होंने मिनिमम 2 विकेट निकाला हुआ है वॉरियर्स के अगेंस्ट में। इवन आखिरी मैच पर भी आपको याद ही होगा जहाँ पर किसी ने भी उनको सिलेक्ट नहीं किया था स्मॉल लीग में, वहाँ पर भी उन्होंने 4 विकेट निकाला था। इवन डेथ ओवर में उनको बॉलिंग मिल रही है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में मगाला बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। और अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, अगर इनको फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग मिल जाती है तो, ठीक है। और तो यहाँ पे फंगीसो वगैरह खेलेंगे, सही बॉलिंग करवा रहे हैं, बस विकेट नहीं मिल रहा है। जिस दिन फंगीसो विकेट लेके जाएंगे ना, आप देख रहे हैं 1 विकेट का ही वो 40 से 50 के आसपास पॉइंट आपको देखे जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो वॉरियर्स के होकर स्मर्ट्स और जिकमानी के इर्द गिर्द लोग घूमेंगे अगर किसी को कैप्टन बनाना है वॉरियर्स की तरफ से तो। और उसके बाद क्लोट और नोकिया, रिस्क लेना है तो मर्सर यांसन यहाँ से, और नाबिक भी अब अभी कॉन्सिडरेशन में आ चुके हैं, आखिरी 2 मैच में 7 विकेट निकाला है उन्होंने, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और क्वेशिल, लायंस की तरफ से डसन और रबाडा अगर वापस आएंगे जब, तो उनको ही लोग कंसिडर करेंगे। पिछले मैच के बाद रीजा हेंड्रिक्स और प्रिटोरियस को भी लोग वाइस कैप्टन कम से कम बना सकते हैं, नहीं तो टीम में तो सभी रखेंगे ही। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मगाला, फॉर्च्यून बॉलरों में से, और बबूमा जिनके बड़े स्कोर्स भी रहे हैं वॉरियर्स के अगेंस्ट में। हालांकि मुझे जितना अभी तक समझ में आया है कि तीनों ही मेन बैट्समैन को लेके आप आज के मैच में टीम नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारी किस तरह से ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। अच्छा, तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। स्टब्स को मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा है क्योंकि अभी हमारे पास 9 क्रेडिट इसीलिए बचा हुआ है। अगर आपको कोई और प्लेयर मिल रहा है जिसके लिए आपको 9 क्रेडिट नहीं चाहिए तो आप उनको लेकर स्टब्स को हटा के किसी और प्लेयर को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए क्रेडिट 7 है। तो देखिए मैंने रिस्क क्या किया है, डसन को मैंने रखा है, ठीक है, और रीजा हेंड्रिक्स को मैंने रखा है क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मैं ये भी आपको कहूँगा, अगर आप बैकअप टीम बना रहे हो, रीजा हेंड्रिक्स को अगर आप सेफ टीम में रख रहे हो तो बैकअप टीम में हटा देना, ठीक है, क्योंकि आप कंप्लीटली हिट और मिस प्लेयर हैं और 9.5 क्रेडिट लेकर 20 रन अगर बनाते हैं तो आपके कोई काम पे नहीं आएंगे। और उसके जगह बबूमा को ले लेना, तो बबूमा मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ क्रेडिट की वजह से। क्या रिस्क आप ले सकते हो, देखिए नोकिए और रबाडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, नाबे का क्रेडिट यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये तीनों हैं जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं क्यों रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर दिख रहा है। लो स्कोरिंग मतलब मैं नहीं कह रहा कि 100 रन के भीतर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 150-160 के भीतर भी स्कोर रहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉलर को आप अंडर एस्टिमेट करो वो अगर 2 विकेट या 3 विकेट निकाल लें तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है।
ठीक है। मुझे पता है कि जो 3 मेन बैट्समैन हैं डसन, रीज़ा और बबूमा, इनमें से किसी को भी ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है, लेकिन कहीं पे तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे तीनों ही बैट्समैन चाहिए, तो आपको बॉलर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और तब आप क्या करेंगे, तब आपको या तो नाबे या तो नोकिया या रबाडा में से ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए रबाडा को काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। नोकिया कंसिस्टेंटली बॉलिंग विकेट तो निकाल ही रहे हैं, बाकी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाबे आखिरी 2 मैच पे उन्होंने मतलब घातक बॉलिंग कराई हुई है, और जितना मैं देख रहा हूँ इनका वेरिएशन बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। डेथ ओवर्स में ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, तो इसीलिए इनिशियली तो मैं इन तीनों को ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आप किस पे लोगे, तो मैं शायद नाबे पे लूँ, ठीक है। लॉजिक ये है कि ये थोड़े से मुझे इनकंसिस्टेंट नज़र आते हैं, जितना अगर आप मुझसे बातें करेंगे, क्योंकि जिन 2 टीमों के अगेंस्ट भी इन्होंने बंचेस में विकेट निकाला हुआ है ना, वो दोनों ही टीमों की बैटिंग फॉर्म पे नहीं थी, ठीक है। ना ही टाइटंस की, ना ही लायंस की। अभी उनके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस को हम किस तरह से प्रायोरिटी दे सकेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट तो है। आप यह काम कर सकते हो कि नाबे को ड्रॉप करके यहाँ पर आप फॉर्चून को ले सकते हो, जो आपके लिए बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। अगर आप फॉर्चून को लेते हो तो आपके पास 9.5 क्रेडिट बच गए, तब आपको स्टब्स को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बबूमा को ले लो और 8.5 क्रेडिट बचेगा, तो उसके साथ आप यहाँ पे फंकीसो का ऑप्शन आएगा जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, और एंजॉय का भी ऑप्शन आएगा, या फिर अगर आप चाहो तो दोनों कीपर को ले सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा तो कहीं पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि नॉकआउट मैचेस में ड्रीम 11 प्लेयर से क्रेडिट बढ़ा देती है, तो तब जाके आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं पर्सनली शायद रबाडा को स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप नहीं करूंगा, सेकंड बॉलिंग में रबाडा भी ऑप्शन हो जाते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो। और नोकिया को मैं ड्रॉप इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि बैटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। और जैसी बॉलिंग है टाइटंस की, इनके पास बैटिंग अगर आ भी जाए प्रॉपर्ली तो भी चौंकने वाली बात नहीं होगी। बाकी बड़ी लीग में आप किसी भी बैट्समैन को भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लायंस की तरफ से हमें देखा है कि मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आते हैं, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कुछ। और उस हिसाब से अगर आप बड़ी लीग में कुछ टीम बना रहे हो ना, तो यहाँ पर पोर्टगाइटर को एक ट्राई ज़रूर कर लेना। पोर्टगाइटर को मतलब एक भी लोग नहीं ले रहे हैं, स्मॉल लीग में तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी लीग में भी बहुत ही ज़्यादा लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये कहीं से भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, लेकिन इनको प्रॉपर्ली मौके नहीं मिल रहे हैं। अगर सेकेंड लीग से फिर से वॉरियर्स को बॉलिंग मिल गई, ठीक है, तो एक बार सोच लेना कि यहाँ पे फिर से इश्यूज आ सकते हैं सामने वाली टीम की बैटिंग में, तो वहाँ पे नीचे आपको बैटिंग ले जानी पड़ सकती है। तो उस हिसाब से पोर्टगाइटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बॉलिंग मुझे नहीं लगता इनको मिलने वाली है, सिर्फ बैटिंग से ही करेंगे कंट्रीब्यूट, तो यही एक रिस्क है, इसलिए मैं स्मॉल लीग में लेने को नहीं कह रहा, बड़ी लीग में ट्राई करना है। पोर्टगाइटर फॉर्म पे थे, आपको याद होगा मोमेंटम वनडे कप में सब इनको कैप्टन भी बना रहे थे रेगुलरली, लेकिन अभी बिल्कुल कंप्लीटली लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास क्रेडिट मैनेज हो जाए तो आप यहाँ पे प्रिटोरियस को भी ले सकते हो, प्रिटोरियस का भी क्रेडिट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जिकावाने का भी 9 क्रेडिट कर दिया गया है, लुब्बे भी है, लेकिन मुझे लगता है ये बैटिंग से ही मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन आपको देंगे, तो इसीलिए मैंने इनिशियली इनको अंडर एस्टिमेट करा है, ठीक है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो स्मर्ट्स का नाम ही सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, लेकिन फॉर्म पे तो नहीं है, इसीलिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। अगर आपको सेफ जाना है तो आप बॉलरों के साथ जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक विकेट भी वो निकाल लेते हैं, और अब तो ड्रीम 11 पे बोनस वगैरह मिलते हैं बोल्ड और एलबीडब्ल्यू पे, तो वो अगर उनको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोरर्स बन सकते हैं, किसी भी बैट्समैन से तो ज़्यादा ही अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको सेफ जाना है आप स्मर्ट्स के साथ जा सकते हो, और ऑप्शंस के साथ जाना है तो मगाला फॉर्चून यहाँ से और नोकिया यहाँ से, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अच्छा, बड़ी लीग में जॉनसन के साथ भी डेफिनेटली ट्राई करना, जॉनसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं और इनके पास बैटिंग की भी एबिलिटी है, तो इसीलिए तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मंथ पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।